बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत मजमूई तौर पर 4 जजों ने न सिर्फ खुद को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को और आईनी बेंच को और 26वीं आईनी तरमीम समेत आईनी बेंच को भी तनाज़ात से भर दिया है। उन्होंने जिस जुडिशियल ऑर्डर की आड़ में या जिस जुडिशियल ऑर्डर की बुनियाद पर साजिश की बुलंदोबांग इमारत खड़ी कर दी है, उस जुडिशियल ऑर्डर की कानूनी हैसियत क्या है, इस हवाले से हम गुज़िश्ता 2 दिनों से जो समाअत चल रही है, 3 दिनों से हम उसका बारीक बीनी से जायजा लेकर मजमूई तौर पर 9 नुकात का जायजा लेंगे, जिससे हमें अंदाजा होगा कि ये केस किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह न बनने पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कब्जा माफिया के सरगना मलिक रियाज के खिलाफ नेब एकदम से मुतहरिक हो चुका है। जी नाजरीन, मलिक रियाज को यूएई से वापस लाने यानी गिरफ्तार करके वापस लाने के हवाले से अब नेब की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में रेड वारंट भी जारी हो जाएं और इस हवाले से यूएई हुकूमत से भी इंतहा से ज्यादा करीबी राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तफसीलात में जाऊं, आपसे छोटी सी गुजारिश, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सके। कहते हैं ना कि बड़ों की लड़ाई में छोटे पिस जाते हैं या फिर हाथियों की लड़ाई में घास फूस पिस जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जजिस की लड़ाई में या जजिस की लड़ाई का शिकार बने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास, जिनको ओहदे से हटा दिया गया है, और ये वो वजाहत है जिसने कई सवालात को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती का मुर्तकिब हुआ है। एलामिया में कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। यह सिर्फ वक्त और वसाइल के ज़िया की बात नहीं है, जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़े हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। आईनी बेंच को मुतनाज़े किया जा रहा है। रेगुलर और आईनी बेंच के दायरे अख्तियार पर सवालात खड़े कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं और जिनके जवाब आज नहीं तो कल सामने आने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका गौर से जायजा लिया जाना जरूरी होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 4 जजेस ने, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अकील अब्बासी, इन्होंने ये जो केस था, बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो कस्टम एक्ट की दफा 221 के सेक्शन ए की सब सेक्शन 2 का, जिसको कलअदम करार दिया था, और उस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे और उसके बाद वो एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। अब इनका जो नुक्ता नंबर 1 है हमारा, उस पर हम जरा बारीक बीनी से जायजा लें तो जो जज पहले से इस केस में फैसला सुना चुका हो वही जज अपील की समाअत करता है। कमाल है ना, सुप्रीम कोर्ट में, और जुडिशियल ऑर्डर जारी करने वाले बेंच का हिस्सा बनता है। चीफ जस्टिस को खत तहरीर करने वाले जजेस में इनका शुमार होता है। 3 जजेस में ये शामिल हो जाता है और वो जजेस कमेटी के फैसले को चैलेंज करता है और आईनी बेंच पर बैठकर सवाल उठाता है। यानी वो शख्स जो इत्तफाकन या वो जज जो गलती से इस बेंच का हिस्सा बना, क्योंकि जस्टिस इरफान सादत उस रोज अवेलेबल नहीं थे या थे भी तो एक मनसूबाबंदी के तहत उनको उस बेंच से अलग करके और जस्टिस अकील अब्बासी को उसमें शामिल किया गया था। तो उस गलती को इस तरह वो कर रहे हैं कि शुरू से ही वो इस बेंच का हिस्सा थे। ताकि शुरू के इस बेंच में ये 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत साहब शामिल थे। और फिर जो कुछ हुआ वो तमाम तर तफसीलात आप सुन चुके हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी इस 3 रुकनी बेंच को इतना गुस्सा था कि वो गुस्सा गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि वो निकला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि अपना बाज़ई केस में जिस तरह के जो है वो एडिशनल नोट और जिस तरह की चीजें सामने आई,
उसके बाद तो पूरे इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लग गया और पूरे इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया। अब अगर हम बात करें इस केस के पॉइंट नंबर 2 पर, तो वो ये है कि तौहीन अदालत के केस की समाअत के वक्त दोनों माइकर्स भी अदालत में मौजूद थे। जी नाजरीन, अदालत आता है, अदालत या उस प्रीमिसेस में या उस अदालत में दोनों जजेस मौजूद थे। यानी कौन कौन? यानी हामिद अली खान साहब और फिर मुनीर ए मलिक साहब, वो दोनों उस वक्त वहां मौजूद थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो माइकर्स की तकर्रुर का मामला था या माइकर्स के नामजदगी का मामला था या माइकर्स की या मुआवनीन की मदद लेने का मामला था, वो पहले से तयशुदा था। इसी तरह अगर आप देखें तो तौहीन अदालत केस में जो है वो केस तौहीन अदालत का था, जबकि कस्टम एक्ट का जो केस था वो मुंतकिल हो चुका था आईनी बेंच को, और जस्टिस अपना बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब इस केस से फारिग हो चुके थे, लेकिन वो भी उसी बेंच में मौजूद थे और वो दलाइल देते रहे। कमाल की बात है ना कि वो उस केस में दलाइल दे रहे थे और सारा दिन जो प्रोसीडिंग चली उसमें उनके दलाइल आते रहे। न सिर्फ उनके बल्कि एक और वकील साहब जो दीवान मोटर्स के केस में उस बेंच में आए हुए थे, उसने भी इस तौहीन अदालत केस में हिस्सा अपना शामिल किया। और इसमें जो गलत बयानी की गई, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि इस केस में गलत बयानी भी की गई है, अगर आप मेरा पहले वाला वीलॉग उठा के देखें या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चीजें सामने आई हैं, ये 5वां नंबर पॉइंट है कि जिस तरह ये गलत बयानी का मामला आया, तो आपने गुज़िश्ता रोज यानी जो 20 अपना जनवरी के आप इसकी समाअत देखें तो उसमें जब रजिस्ट्रार पेश हुए थे और जब उन्होंने कहा था कि इस केस को जो जजेस कमेटी है या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बनी हुई है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बरहम हो गए थे और बरहम होकर उन्होंने गुस्से में कहा था कि उस कमेटी का तो मैं भी मेंबर हूं, या फिर कौन सी मीटिंग हुई जिसका मुझे पता नहीं है या फिर मुझे नहीं बुलाया गया। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स में गलती से उनके मुंह से निकल गया शायद, और उन्होंने कहा कि मैं एक चीज की वजाहत करना जरूरी समझता हूं कि गुज़िश्ता रोज एक नहीं 2 मीटिंग्स थी और मुझे भी बुलाया गया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने खत में दे चुका हूं, तो इसलिए या और जुडिशियल ऑर्डर में भी दे चुका हूं, तो इसलिए मुनासिब नहीं कि मैं इस बेंच में बैठूं। और ये वही मंसूर अली शाह है जो एक दिन पहले कह रहा था कि कौन सी मीटिंग कहां हुई, मुझे बताएं। उस मीटिंग के मिनट्स लेकर आए, कौन सा लेटर था वो लेटर लेकर आए। अगर एक जज मनसब मुंसफी पर बैठकर इस तरह गलत बयानी का मुजाहरा करे तो फिर सियासतदानों को हम क्या कह सकते हैं? सियासतदानों को तो कहा ही झूठा जाता है, तो कम से कम आप तो इस तरह ना करो। मैं कोई और गलत लफ्ज नहीं बोल सकता क्योंकि आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। तो मामला यह है कि इस मामले में अगर आप देखें तो दायरा अख्तियार से ये जो छठा मेरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है जो आज गुज़िश्ता रोज 2 रुकनी बन गया था, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की हद तक, तो इस 2 रुकनी बेंच ने जो भी कुछ किया या जो जुडिशियल ऑर्डर पास किया वो इन्होंने अपने दायरे अख्तियार से तजावुज किया। उसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं कि अख्तियारात से तजावुज कैसे है। यहां पर देखें तो सवाल उठाया जाता है कि जो है वो जजेस कमेटी किस तरह ये कर सकती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये सब कुछ किस तरह हो सकता है। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फुल कोर्ट बैठा था, फुल कोर्ट ने इसको मंजूर किया था, फुल कोर्ट ने इसकी अप्रूवल दी थी, वैलिडिटी इसकी जो मोहर लगी थी वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने लगाया था। जो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ये फैसला जो आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से वो 10-5 से था और जस्टिस मंसूर अली शाह उन 10 जजेस में शामिल थे जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मंजूरी दी थी। और आज वो कह रहे हैं कि कौन से अख्तियारात के तहत एक बेंच से केस लेकर दूसरी बेंच को दिया जाता है। तो मसला ये है
कि खुद जब अक्सरियती जजेस में आप शामिल थे तो इसका मतलब यह है कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक एक नुक्ते को आपने बारीक बीनी से यकीनन पढ़ा था, तभी आपने अक्सरियती जजेस में शामिल होकर इसके हक में जो फैसला आया था उसमें आप शामिल थे। इसके अलावा नाज़रीन जो अहम तरीन पॉइंट है अगला वो है खत। जो खत तहरीर किया गया उस खत को अगर आप देखें तो ये खत तहरीर किया गया जो मंजर आम पे आया है या जो कहा गया या जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाहिर किया, वो खत जब पहुंचा ही 20 तारीख को है, तो फिर अब 20 तारीख को ही कैसे आप मुतालबा कर रहे हैं कि केस समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाए। मैं यहाँ वो तफसीली खत नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसके चीदा चीदा नुकात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। तो वो खत जब 20 को मिला तो 20 जनवरी को ही बेंच कैसे तश्कील दिया जा सकता है। उस खत का अक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन इसमें मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए गए बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की तरफ से। उन केसेस में काजी फायज ईसा केस, इफ्तिखार चौधरी केस, मलिक एस अली केस के हवाले देकर और फिर बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह मनसब मुंसफी पर बैठे थे और ये सुन रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कह सकते थे कि जिस वक्त ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर नहीं हुआ था या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था या ये कानून उस वक्त नहीं बना था। तो ये जो फैसले हैं ये इस कानून से भी पहले के हैं। तो ऐसी नजीरें आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे दे सकते हैं कि जिनकी वजह से इबाहम पैदा हो। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए थी। अब हम बात कर लेते हैं जो मेरा 9वां और अहम तरीन जो पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। शायद मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में नहीं आता, तो इसलिए वो बार बार 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट की बात करते हैं। अगर उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आता तो मैं दसियों बार आपको कह चुका हूं, एक बार फिर भी कह देता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा है, जस्टिस आयशा 26वीं तरमीम की मुतासरा है, जस्टिस मुनीब 26वीं तरमीम के मुतासरीन में से हैं। इसके अलावा बाकी जजेस भी 26वीं तरमीम के मुतासरीन में हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 8 जजेस इसी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर हम इन जजेस को निकाल देते हैं तो फिर फुल कोर्ट कहां से बनेगा और कौन बैठेगा। यहां पर भी इस केस में भी मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। अब केस कहां का है? केस कराची का है। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब कहां के हैं? जस्टिस अकील अब्बासी साहब सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए और जस्टिस अकील अब्बासी वो हैं जिन्होंने इस केस की समाप्त की और इस केस के फैसले के ऑथर जज हैं। अब उसके बाद आप आए तो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब कहां के हैं? कराची के हैं। उसके बाद अगर आप आ जाए आगे थोड़ा सा तो जो माइकर्स मुकर्रर किए गए हैं उनमें जस्टिस अपना सीनियर तरीन वकील मुनीर ए मलिक साहब कहां के हैं? वो भी कराची के हैं। सलाउद्दीन साहब और मुनीर ए मलिक साहब दोनों का चेंबर है और उसमें पार्टनर भी हैं या रहे हैं, बहरहाल पार्टनर हैं। और ये तीनों वकला यानी और हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की एक्शन कमेटी बनी थी उसमें जस्टिस उसमें मुनीर ए मलिक साहब और हामिद खान साहब साथ थे। इन्होंने कसम खाई थी कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करवा के दम लेना है। तो बहरहाल अब उसी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिसके खिलाफ इन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई हुई हैं उसी से मुतालिक यहां पर आकर यहां से एक बहुत बड़ी चीज निकलने वाली है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा पीटीआई के सेनेटर हैं हामिद खान साहब, तो वो यकीनन पीटीआई का नैरेटिव यहां पर सामने लाएंगे क्योंकि पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम की सबसे ज्यादा मुखालिफ है और पीटीआई का ये रिकॉर्ड है कि जहां उनको फायदा नजर आता है वहां वो फायदे की तरफ चले जाते हैं और जहां उनको नुकसान नजर आता है तो वहां, और जब 26वीं आईनी तरमीम से इनको फायदा लेना हो तो उसमें आगे आ जाते हैं। नेब की तरमीम से फायदा लेना हो तो सबसे पहले इमरान खान को लेकर आते हैं।
तो इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें हैं जिनका जायजा लिया जाना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ इन 9 नुकात का भी जायजा ले लें तो फिर मैं नहीं समझता कि ये जो कंस्पायरेसी थ्योरीज या फिर ये जो एक साजिश की बुलंद बांग इमारत एक जुडिशियल ऑर्डर पे खड़े करने की कोशिश की जा रही है, जो खुद जुडिशियल ऑर्डर गैर कानूनी है, खिलाफ कानून है। जस्टिस मंसूर अली शाह जानते हैं कि इनके जुडिशियल ऑर्डर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद। इस तरह का ये जो फैसला आया, जो जुडिशियल ऑर्डर जिस पे ये सारी खड़ी की जा रही है, नाज़रीन ये इतलात मिल रही हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर पा रहा, लेकिन ये इतलात हैं और कंफर्म सोर्सेज इतलात हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और वो साजिश ये है कि ये 27 जनवरी से पहले इस बेंच से कोई ऐसा ऑर्डर जारी करवाने की कोशिश की जा रही है, या ये बेंच कोई ऐसा ऑर्डर जारी करने जा रहा है जिससे पूरा सिस्टम एक बार फिर मुतनाज़े हो जाए। ये आप मेरी बात जरूर जहन में रखिएगा। ये है वो साजिश की इमारत जो एक जुडिशियल ऑर्डर के एक बोसीदा कागज के टुकड़े पर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। पूरे निजाम अदल को और पूरी पार्लियामान को लपेटने की कोशिश की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम को लपेटने की कोशिश की जा रही है। अब हम आते हैं मलिक रियाज की तरफ। आपको पता है कि मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड केस का अहम तरीन बंदा, जिसके पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने पकड़े, 11 अकाउंट फ्रीज हुए, फिर वहां से पैसे किस तरह आए और किस तरह स्टेट के अकाउंट की बजाय मलिक रियाज के अपना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पहुंचे, और फिर उसके बदले इमरान खान को क्या मिला? बुशरा बीबी को हीरे के हार मिले, हीरे की अंगूठियां मिली, अलकादिर की जमीन मिली, अलकादिर की इमारत मिली, बेंच मिले, कुर्सियां मिली, कूलर मिले, यहां तक के वॉशरूमों के लोटे तक भी इनको मलिक रियाज ने लेकर दिए। और 485 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन, इलीगल ट्रांजैक्शन हुई, जो इनके मलिक रियाज के ट्रस्ट अकाउंट से मुंतकिल हुई, जो है वो इस अलकादिर ट्रस्ट के अकाउंट में। तो मलिक रियाज अहम तरीन गवाह था और इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की ये पूरी कोशिश थी कि मलिक रियाज किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए, लेकिन मलिक रियाज ने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया। मलिक रियाज पाकिस्तान के जितने भी बड़े लैंड ग्रेबर्स हैं, उन सबसे बड़े से बड़ी माफिया का सरगना मलिक रियाज है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो जाकर बहरिया टाउन कराची 1 देखें, और फिर देखें कि बहरिया टाउन कराची जो इसने आसिफ अली जरदारी सदर मुमलकत पाकिस्तान की सहूलतकारी से बनाया है, वहां कितनी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। फॉरेस्ट एक्ट की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, हेरिटेज एक्ट की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, पूरे फितरत को वहां पर और कुदरत एक नेचर को वहां बर्बाद करके रख दिया गया है। और 3 लाख एकड़ है, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, कागज मेरे इसके हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं, आप देख लें कि इस पर भी नेब ने एक्शन लिया था, लेकिन वो एक्शन क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अब इस हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने कहा है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमा जेर तफ्तीश हैं। अवाम बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें। हुकूमत कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से राब्ता कर रही है। अब मजीद कहा गया है कि नेब के एलामी में कहा गया है कि नेब के पास बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। मजबूत शवाहिद मौजूद थे। मजबूत शवाहिद तो आपके पास फराग होगी, ये भी थे, वो भी तो मलिक रियाज के जहाज में बैठकर गई थी ना, उस वक्त आपने क्या किया था? चलो कह रहे हैं तो होगा। नेब के मुताबिक मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची और तख्तपीड़ी रावलपिंडी और न्यू मरी में जमीनों पर कब्जे किए। मलिक रियाज ने सरकारी और निजी अराजी पर नाजायज कब्जे करके बगैर इजाजतनामे के हाउसिंग सोसाइटीज कायम करते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। आपका कानून मिला हुआ था, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा मिला हुआ था, आपके सूबों की हुकूमतें मिली हुई थी, आपकी वफाकी हुकूमतें मिली हुई थी। उस वक्त पूरा फैज नेटवर्क मिला हुआ था, पूरा उस वक्त बाजवा नेटवर्क मलिक रियाज के नीचे बिछा हुआ था। बात कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, आप सबको पता था, नेब को भी पता था, लेकिन नेब तो है ही टूल ना,
ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नेब बनाए। नेब की औकात है क्या? नेब ने दावा किया कि मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर पेशावर और जाम शहरों में जमीनों पर कब्जे किए। उन्होंने बगैर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमीनों पर नाजायज कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज कायम की हैं। तर्जमान ने कहा कि मलिक रियाज और उनके साथियों और लोगों से धोखाधड़ी के जरिए भारी रकम वसूल कर रहे हैं और वो इस वक्त एनसीए के मुकदमे में एक अदालती मफरूर हैं, इमरान खान वाले इस केस में। नेब का दावा है कि मलिक रियाज नेब और अदालत दोनों के मतलूब हैं। नेब ने बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे जब्त कर चुका है। बहरिया टाउन के मजीद असासाजात को भी जब्त करने के लिए बिला तवक्कुफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। तर्जमान के मुताबिक मलिक रियाज इस वक्त अदालती मफरूर की हैसियत से दुबई में मुकीम है। बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने दुबई से लग्जरी अपार्टमेंट की तामीरात के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। अवामुन नास इस हवाले से मज़कूरा प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की सरमायाकारी से अपने आप को दूर रखें। नेब का कहना है कि सरमायाकारी करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में आएंगे। सरमायाकारी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। जो कर रहा है उसको ना पकड़ना, उनको पकड़ना जो धोखे में आ जाते हैं। गरीब को पकड़ना, वो तो आपके बाप का रिश्तेदार लगता है ना, क्योंकि वो जरदारी का पार्टनर है। कुछ कर सके आप? कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। चलें लगा ले शर्त, आप नेब लगा ले शर्त मेरे साथ, कुछ नहीं कर सकोगे तुम लोग। उसके आपकी औकात ही कोई नहीं, क्योंकि जिस शख्स ने बड़े बड़े फौजी अफसरान, रिटायर्ड फौजी अफसरान को अपने ताबे करके और अपने प्रोजेक्ट्स में नौकर बना रखा हो, आपकी क्या औकात है यार? आपकी कोई औकात नहीं है, टक्के की औकात नहीं है। अब जी कह रहे हैं कि नेब के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं। नेब कौमी एहसाब ब्यूरो की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तर्जमान का कहना था कि धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए लोगों से नाजायज हाउसिंग सोसाइटीज के नेब आगाही देता है। वाज़ेह रहे कि 6 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद की एहसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस अलकादी ट्रस्ट केस में मलिक रियाज समेत रेफरेंस के 6 शरीक मुल्जमान को इश्तिहारी और मफरूर मुजरिम करार दिया था। चंद रोज कबल 17 जनवरी 2025 रावलपिंडी के अडयाला जेल में कायम एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस के रेफरेंस में बानी पीटीआई इमरान खान को मुजरिम करार देते हुए 14 साल कैद और उनकी एहलिया मुजरिमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये मलिक रियाज का बेटा, इनके खानदान वाले, फराह गोगी, शहजाद अकबर, ये सब इसी केस में वांटेड है। लेकिन हमारे मुल्क का कानून मफलूज है, जो कुछ नहीं कर सकता। ये वही मलिक रियाज है जो कहता था कि मैं हुनर जानता हूं कि फाइलों को पहिए कैसे लगते हैं। ये मैं जानता हूं कि किसको कितने में खरीदना है, किसकी औकात क्या है। मुझे खरीद करना आता है, मैं खरीदारी का हुनर जानता हूं। लोग सब्जी, टिंडे, आलू और प्याज खरीदते हैं, मैं लोगों के ज़र्फ खरीदता हूं, मैं लोगों के ज़मीर खरीदता हूं, मैं लोगों की वफादारियां खरीदता हूं। ये वो मलिक रियाज है, और वो मलिक रियाज जिसको दुबई जानती है। दुनिया भर के क्रिमिनल्स यूएई में नहीं है क्या? स्विट्जरलैंड तो एम ही बदनाम है, दुबई क्या है? कौन सा बड़ा क्रिमिनल है दुबई से गिरफ्तार नहीं होता? तो मलिक रियाज को भी गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर लें। मुझे यकीन है कि ये आपका स्टेटमेंट, इसके पीछे कोई कहानी है और आप कोई खेल खेल रहे हो और आप मलिक रियाज से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह करे कि आपको मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फिर हमारे